is Vijay Sharma. I am here to present the next video of video series Marks GNR 2020 and the topic is Reconstitution of Partnership Firm, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इस टॉपिक में 3 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। पहला है ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड सेकंड इज साझेदारी का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एंड थर्ड इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। ये जो टॉपिक है इसमें 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसके लिए टोटल 20 मार्क्स अलॉटेड हैं। टोटल इसमें से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। ये सारे एमसीक्यूज में होंगे एंड शॉर्ट आंसर का 1 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, टोटल 2 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 मार्क्स। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, टोटल 5 मार्क्स। ओवरऑल टोटल ऑफ दिस टॉपिक इज 20 मार्क्स एंड टॉपिक्स कवर्ड अंडर दिस। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? मेजर टॉपिक्स गुडविल, ख्याति का लेखांकन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश, एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताएं। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेंजिबल, अदृश्य। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। वैल्यू, इसका मूल्य। वैल्यू ऑफ गुडविल हैविंग फ्लक्चुएटिंग नेचर, ख्याति का मूल्य परिवर्तनशील होता है, मीन्स घटता बढ़ता रहता है। फैक्टर्स, तत्व, ख्याति अनेक तत्वों से मिलकर बनी होती है। गुडविल अराइज ड्यू टू मैनी फैक्टर। पार्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी का भाग। गुडविल इज ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ये विनियोजित पूंजी का अभिन्न भाग होती है। हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने में सहायक। गुडविल हेल्प्स इन एक्सेस और अर्निंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ख्याति अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। रीजंस ऑफ अराइजिंग गुडविल, ख्याति की उत्पत्ति के कारणों में सबसे पहला कारण होता है स्थान, लोकेशन। यदि व्यापार किसी ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर सभी ग्राहक सुविधा पूर्वक आ जा सकते हैं तो ऐसा व्यापार जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। If business situated at any favorable location where anybody can approach easily, then such type of business earns goodwill fastly. Conduct, व्यवहार। यदि व्यापार के मालिक या प्रबंधक का अपने ग्राहकों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है तो ऐसा व्यापार जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। गुड कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन हेल्प्स इन अराइजिंग गुडविल। नेक्स्ट इज उचित मूल्य, रीजनेबल प्राइस। यदि व्यापार का मालिक या प्रबंधक अपने ग्राहकों से उचित मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय करता है तो उसका व्यवसाय जल्दी प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त कर लेता है। रीजनेबल प्राइस पॉलिसी इज हेल्प इन अर्निंग गुडविल। एंड नेक्स्ट इज विक्रय पश्चात सेवा, सर्विस आफ्टर सेल्स। यदि कोई भी व्यवसाय का प्रबंधक अपने ग्राहकों को विक्रय के पश्चात सेवाएं प्रदान करता है तो उसका व्यापार जल्दी से ख्याति प्राप्त कर लेता है। इफ एनी बिजनेसमैन प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर कस्टमर आफ्टर द सेल्स, सच टाइप ऑफ बिजनेस अर्न्स गुडविल क्विकली और फास्टली। एंड नेक्स्ट इज व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पर्सनल रेपुटेशन। यदि कोई व्यक्ति पहले से प्रसिद्ध हो और वो व्यापार में प्रवेश करता है तो उसका व्यापार जल्दी से ख्याति प्राप्त कर लेता है। If any popular person enter into the business, then such type of business earns goodwill easily or fastly. Type और nature of goodwill. There are 3 types of goodwill. ख्याति 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लोकल गुडविल और कैट गुडविल, इसको स्थानीय ख्याति बोलते हैं। दूसरा होती है पर्सनल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति, इसको डॉग नेचर गुडविल बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज रेड गुडविल, चूहे के स्वभाव की ख्याति। पहला लोकल गुडविल, इसको बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं क्योंकि बिल्ली का जो स्वभाव होता है वो एक स्थान विशेष पर केंद्रित रहती है। उसे अपने मालिक से ज्यादा वफादारी नहीं होती है। मालिक यदि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो ख्याति बिल्ली उसके साथ नहीं जाती है, वो अपने पुराने स्थान पर ही रहती है।
उसी तरह से कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिनकी ख्याति एक स्थान विशेष के कारण उत्पन्न होती है। यदि उस स्थान से व्यापार का मालिक कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसके जो ग्राहक होते हैं वो स्थान विशेष की कारण आते हैं, इसलिए इस तरह की जो ख्याति का मूल्य होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट, पर्सनल गुडविल और व्यक्तिगत ख्याति। इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, डॉग नेचर गुडविल। डॉग का जो नेचर होता है, कुत्ते का जो स्वभाव होता है, वो हमेशा मालिक के प्रति वफादार होता है। यदि मालिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसका जो कुत्ता होता है वो भी उसके साथ साथ चला जाता है। द नेचर ऑफ डॉग इज ऑलवेज लॉयल टू देयर मास्टर। इफ मास्टर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डॉग फॉलोज हिम। इस तरह की जो गुडविल होती है वो व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर, अच्छा इंजीनियर। ये यदि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाएंगे तो इनके जो पेशेंट होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। इस तरह की ख्याति को व्यक्तिगत ख्याति या डॉग नेचर की गुडविल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड गुडविल, चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहा कभी एक स्थान विशेष पर केंद्रित होकर नहीं रहता है, चूहा हमेशा अपना स्थान बदलता रहता है और इस तरह के व्यापार की जो ख्याति होती है वो एक जगह पर स्थायी नहीं होती है। ये विशेष कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचना, आकर्षक ऑफर के माध्यम से माल का विक्रय करना। इस तरह की जो ख्याति होती है वो कभी एक स्थान विशेष पर केंद्रित नहीं होती। पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इसका क्वेश्चन नंबर 1, नीड ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार की आवश्यकता। नए साझेदार की आवश्यकता के अनेक कारण हो सकते हैं। देयर विल मेनी रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी। जब फर्म को किसी विशेष कार्य के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। When a firm required additional capital, in such condition, firm may admit a new person as a new partner. And next is managing capacity, संचालन क्षमता। यदि किसी फर्म को अपनी संचालन क्षमता में वृद्धि करनी है तो किसी योग्य एवं कुशल व्यक्ति को नया साझेदार बनाया जा सकता है। When a firm want to increase their managing capacity, in such condition, firm admitted a new person as a new partner. Number next is foreign trade, विदेशी व्यापार। यदि कोई फर्म हमारे देश में काम कर रही है और उसे विदेश में अपना व्यापार स्थापित करना है तो वहां के किसी एक नागरिक को साझेदार बनाकर व्यापार को विदेश में स्थापित किया जा सकता है। When a firm works in India and want to establish their business in foreign country, in such condition, a foreign citizen may be admitted as a new partner for establish a business in such country. Next is retirement or death, निवृत्ति या मृत्यु। यदि किसी फर्म में जो साझेदार हैं उनमें से किसी एक की निवृत्ति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उसके कारण फर्म की पूंजी में कमी आ जाती है। उसको पूरा करने के लिए साझेदार के स्थान को भरने के लिए एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। In case of retirement or death of any partner, capital of the firm reduced, so firm appoint a new person as a new partner. Next is motivate employees, कर्मचारी को प्रोत्साहन देना। यदि कोई पुराना ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी अनेक वर्षों तक फर्म में कार्य करता है तो उसको पुरस्कृत करने के लिए नया साझेदार बनाया जा सकता है। When an honest and old employee work for a long time in firm, in such case, to motivating employee, he may be admitted as a new partner. Question number 2 is revaluation account, पुनः मूल्यांकन खाता। साझेदारी के पुनर्गठन की प्रत्येक अवस्था में जैसे नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की निवृत्ति, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना या अन्य कोई ऐसा कारण जिसमें लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है, प्रत्येक अवस्था में संपत्ति और दायित्वों का
नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि संपत्ति और दायित्वों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, उनके मूल्यों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में होने वाली कमी और वृद्धि का लेखा करने के लिए यह खाता तैयार किया जाता है। यह एक नाम मात्र का खाता होता है। इसके क्रेडिट पक्ष में फर्म को होने वाले सभी लाभों का लेखा किया जाता है तथा इसके डेबिट पक्ष में फर्म को होने वाली सभी हानियों का लेखा किया जाता है। इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म लाइक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, इन ऑल केसेस assets and liabilities of firm is revalued because the nature of assets and liabilities is in flexible nature. That's why for recording the changes in the value of assets and liabilities, account is prepared that is called revaluation account. In this account, all the gain to the firms are recorded in credit side and all the losses to the firm recorded in the डेबिट साइड। इन डेबिट साइड डिक्रीज इन असेट्स संपत्तियों में कमी और इंक्रीज इन लायबिलिटी दायित्वों में वृद्धि, इंक्रीज इन रिजर्व संचय में वृद्धि। और इसके क्रेडिट पक्ष में इंक्रीज इन असेट्स संपत्तियों में वृद्धि, डिक्रीज इन लायबिलिटी दायित्वों में कमी, डिक्रीज इन रिजर्व संचय में कमी। इसका जो लाभ हानि होता है वो विद्यमान साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटा जाता है। लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए साझेदार के अधिकार, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट। एवरी न्यू पार्टनर एंजॉयिंग राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज वेल एज लॉस अराइज आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशन। हर एक नए साझेदार को अपने प्रवेश की तिथि के पश्चात फर्म के होने वाले लाभों में भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है, और यदि प्रवेश की तिथि के पश्चात कोई हानि होती है तो उसका जोखिम भी उसे उठाना पड़ता है। नेक्स्ट इज राइट टू शेयर इन फर्म्स असेट्स। एवरी पार्टनर पेड अमाउंट ऑफ कैपिटल और प्रीमियम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई he have right over on the assets of the firm। हर एक साझेदार जो फर्म में प्रवेश लेता है उसे लाभों में भाग प्राप्त करने के लिए पूंजी और ख्याति की राशि देनी पड़ती है। पूंजी और ख्याति की राशि देने के पश्चात उसे फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त हो जाता है। बिटवीन सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर। मीनिंग सैक्रिफाइस रेशियो इन विच a partner sacrifice their share of profit in favor of other partner। त्याग अनुपात से आशय ऐसे अनुपात से है जिसमें किसी एक साझेदार या अन्य साझेदारों ने दूसरे के पक्ष में अपने लाभ का त्याग किया हो। लाभ अनुपात से आशय ऐसे अनुपात से है जिसमें किसी साझेदार द्वारा छोड़े गए भाग को अन्य साझेदारों ने प्राप्त किया हो। गेनिंग रेशियो मीन्स that share of profit which is received by other and use। इसका प्रयोग sacrifice ratio is used for the purpose of recording goodwill which is brought by a new partner। त्याग अनुपात का उपयोग नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का लेखा करने में किया जाता है। and gaining ratio is used for adjustment of goodwill in case of retirement or death of a partner। लाभ अनुपात का उपयोग किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर ख्याति का समायोजन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो इसका उल्टा होता है। गेनिंग रेशियो इक्वल होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लाभ अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इसका इफेक्ट सैक्रिफाइस रेशियो से जो पार्टनर्स होते हैं उनके लाभ में कमी हो जाती है।
त्याग अनुपात से किसी एक साझेदार या अन्य साझेदारों के लाभ में कमी हो जाती है। एंड गेनिंग रेशो, इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स। इससे जो बचे हुए साझेदार होते हैं उनके लाभांश में वृद्धि होती है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदारी के पुनर्गठन का जो तीसरा चैप्टर है वो साझेदार की निवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 1, रीजन ऑफ रिटायरमेंट, निवृत्ति के कारण। साझेदार की निवृत्ति के अनेक कारण होते हैं। देयर आर मेनी रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। फर्स्ट वन इज ड्यू टू ओल्ड एज। व्हेन अ पार्टनर इज इन देयर ओल्ड एज एंड नॉट केपेबल टू डू देयर वर्क एफिशिएंटली, देन ही मे रिटायर फ्रॉम द फर्म। जब कोई एक साझेदार अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने आप को कार्य करने से असमर्थ पाता है तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट, डिसेबिलिटीज, असमर्थता। यदि कोई साझेदार ऐसी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जिसके कारण वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ड्यू टू एनी परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। एंड ज्वाइन अदर बिजनेस, अन्य व्यवसाय में जाने की इच्छा। इफ एनी पार्टनर विशेस टू ज्वाइन अदर बिजनेस देन ही में रिटायर फ्रॉम फर्म। यदि कोई साझेदार किसी अन्य व्यवसाय में सम्मिलित होना चाहता है तो वो साझेदारी से अवकाश ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट्स, मतभेद। इफ देयर आर सम डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर देन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म्स। यदि साझेदारों के बीच में परस्पर मतभेद पैदा हो जाते हैं तो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑन बिजनेस, स्वयं का व्यवसाय। इफ अ पार्टनर स्टार्ट देयर ओन बिजनेस देन ही मे रिटायर फ्रॉम द फर्म्स। यदि कोई साझेदार अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर देता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसे जाते समय उसका जो भी शेयर होता है, इन्वेस्टेड कैपिटल होती है, वो उसे वापस करनी पड़ती है। उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम जब उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, निवृत्त साझेदार की पूंजी को लिखेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस डेट को उसने रिटायरमेंट लिया है उस डेट तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट, शेयर ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर क्रेडिट में आएगा। एंड नेक्स्ट इज शेयर ऑफ रिजर्व, निवृत्त साझेदार का संचय का भाग यहाँ पर हमको क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज शेयर ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट, यदि कोई ऐसा प्रॉफिट एग्जिस्ट है जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो क्रेडिट में आएगा। एंड सैलरी, बोनस और कमीशन पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, निवृत्त साझेदार को दिए जाने वाला वेतन, कमीशन और बोनस क्रेडिट में आएगा। एंड नेक्स्ट, प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट, जिस डेट को उसने रिटायरमेंट लिया है निवृत्ति की तिथि तक का लाभ डेबिट साइड में आएगा। ये सारी चीजें प्लस होती हैं और डेबिट साइड में ये जो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब माइनस होते हैं। डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने जो भी रिटायरमेंट के डेट तक जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया है वो ड्रॉइंग्स होगा, डेबिट साइड में आएगा। ड्रॉइंग का इंटरेस्ट यदि कोई होगा तो वो भी डेबिट में आएगा। एंड नेक्स्ट, शेयर ऑफ रिवोल्यूशन लॉस, रिवोल्यूशन का लॉस में जो भी शेयर होगा रिटायरिंग पार्टनर का वो भी डेबिट में आएगा। एंड अनडिवाइडेड लॉस, यदि कोई अनडिवाइडेड लॉस है तो उसका शेयर डेबिट में आएगा। और डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, पार्टनर का यदि करंट अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में आएगा और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसका जो भी अमाउंट बचेगा वो पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर होता है, उसे निवृत्त साझेदार को भुगतान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज मेथड ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, निवृत्त साझेदार को भुगतान की विधियां। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उसका जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, जो उसकी विनियोजित पूंजी होती है, रिटायरमेंट के डेट तक वो उसे वापस लौटानी पड़ती है।
उसके यहाँ पर 3 मेथड हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज लमसम पेमेंट इन कैश, पूरी राशि का नगद भुगतान करना। यदि फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल होता है, पर्याप्त राशि में रोकड़ उपलब्ध होती है, तो निवृत्त साझेदार को पूरी राशि का नगद भुगतान कर दिया जाता है। उस केस में एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड सेकंड मेथड इज पार्ट पेमेंट इन कैश एंड बैलेंस थ्रू बिल पेबल, आंशिक राशि का नगद भुगतान करना तथा शेष राशि का देय विपत्र स्वीकार करना। जितना कैश अवेलेबल होता है उतना कैश में पेमेंट कर देते हैं और बाकी जो अमाउंट बचता है उसके लिए बिल पेबल एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस केस में एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश एंड टू बिल्स पेबल। थर्ड मेथड होता है किस्तों में भुगतान करना, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इस मेथड में जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसकी पेबल अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर उसका किस्तों में भुगतान किया जाता है। इस मेथड में, किस्तों में भुगतान वाले मेथड में, पहले जो रिटायरिंग पार्टनर का पेबल अमाउंट होता है, एंटायर अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, निवृत्त साझेदार के ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसके लिए एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। देन इसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट ड्यू, उसकी एंट्री होती है। देय ब्याज के लिए एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद जब ईयर के एंड में या हाफ ईयरली, क्वार्टरली जब इसका पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने पर एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट।